शॉर्ट नेम है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और इसे हम कहते हैं रशिया ईरान इंडिया कॉरिडोर, रशिया ईरान इंडिया कॉरिडोर। ठीक है, ध्यान से देखिए ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ सारा अच्छे से। देखिए आज की डेट में इंडिया को अगर यूरोपियन कंट्रीज के साथ कोई व्यापार करना होता है या रशिया के साथ व्यापार करना होता है, तो इंडिया को एक रूट फॉलो करना होता है। वो रूट इस तरह से गुजरता है, इंडिया की गुजरात या महाराष्ट्र से होते हुए वो रूट यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन से होते हुए जो अरेबियन पेनिनसुला की जो साउदर्न मोस्ट कंट्री है यमन, यमन के साथ देखिए नैरो स्ट्रेट एक रेड सी में एंटर होती है, जिसको हम गल्फ ऑफ अदन के पास से कहते हैं। ये गल्फ ऑफ अदन से इंडिया एंटर होता है रेड सी में, रेड सी में एंटर होने के बाद स्विस कनाल से होते हुए पूरा मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए स्पेन और मोरक्को के बीच में जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसको फॉलो करते हुए ऊपर जाता है और ऊपर जा करके सीधा सीधा ये जो रॉटरडैम का पोर्ट है नीदरलैंड में, यहां से फिर या तो बाय रोड यूरोप को एक्सेस करता है और फिर या तो यहां से सीधा नॉर्थ सी होकर के या शिप के थ्रू होकर के सीधा एंटर होता है बाल्टिक सी में, और बाल्टिक सी से एंटर होकर के आगे सेंट पीटरबर्ग जो रशिया की एक पोर्ट सिटी है। ये रूट आज की डेट में इंडिया फॉलो करता है। जो मैंने रूट आपको बना करके बताया है, आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर रूट बना भी हुआ है ब्लू कलर का लाइन से, ये वाला रूट बना हुआ है। ठीक है, आज की डेट में दिस इज द रूट दैट इंडिया इज फॉलोइंग टू कनेक्ट द यूरोपियन कंट्रीज एंड द रशियन नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज। इसके अलावा आप हैरान हो जाएंगे, अगर इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज जाना होता है, इंडिया को चाइनीज रूट फॉलो करना पड़ता है। इंडिया के पास सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, इंडिया कौन सा रूट फॉलो करना पड़ता है? चाइनीज रूट। इंडिया तिब्बत हाईवे, वो कलीमपोंग वाला है ना, इंडिया के पास हाईवे है ना, तो इंडिया ये चाइना वाला रूट फॉलो करके सेंट्रल एशिया जाता है। डन। और इंडिया ये चाइना वाला ही रूट फॉलो करके रशिया भी जाता है, या फिर इंडिया ये वाला रेड सी वाला रूट फॉलो करके जाता है यूरोपियन कंट्रीज में। ये क्लियर आपको? चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं। देखिए ईरान में अलग अलग डायनेस्टीज आती रही, और ईरान भारत का बहुत पुराना कल्चरल रिलेशन टाई रहा है, बहुत पुराना। ईरान में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आई थी, सफाविद डायनेस्टी। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। लगभग 225 साल तक इन्होंने राज किया, 1500 से लेके लगभग 1700 कह रहा हूँ, 1501 से 1736 कह रहा हूँ, सफाविदों का रूल था। जब इनका रूल था तो लगभग 10,000 व्यापारी परमानेंटली ऐसे थे जो भारत और ईरान के बीच में व्यापार करते थे, जो फर्दर आगे वहां से रशिया और यूरोप जाते थे। वो एक ट्रेड रूट फॉलो किया करते थे, जिस ट्रेड रूट को आज की डेट में लॉस्ट कर दिया गया, गवा दिया गया। तो उस ट्रेड रूट को दोबारा जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है सरकारों की तरफ से। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे मुख्य बिंदु था इस बार का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी थी। इसका अगला सबसे मुख्य बिंदु है लिंक वेस्ट पॉलिसी, और ये लिंक वेस्ट पॉलिसी का सबसे प्रबल प्रोग्राम है। यही प्रोग्राम है जो पूरे वेस्ट को लिंक कर देगा। ये मैं आपको समझा दूंगा अभी कैसे। ये क्लियर हुआ आपको? चलिए प्रोजेक्ट की डिटेल के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये करने क्या वाला है। इसमें मैं जितने भी नए बंदरगाहों के नाम लूंगा, बस इतना समझ लेना कि वही आपको पेपर में पूछे जाएंगे और वह इंपॉर्टेंट है। इतने दिनों से जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस के मैं नाम ले रहा हूँ और बंदरगाहों के नाम ले रहा हूँ, वो सारी स्ट्रेट्स, वो सारे इस्थमस, जैसे कल क्रांतिपाल ने करा कनाल सेंड करी थी, अगर करा कनाल वाला पैसेज अप्लाई हो जाता है तो फिर देखिए सीधा सीधा स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन सारी बातों पे ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ होगा क्या। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईरान के दक्षिणी छोर पर ये जो है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज स्ट्रेट है, जो कि बहुत ही नैरो स्ट्रेट है। ठीक है,
बहुत ही नैरो, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पर एक छोटा सा नाम नजर आ रहा है, बंदर अब्बास। बंदर अब्बास, बंदर अब्बास। देखिए बंदर पोर्ट को कहा जाता है, भारत में भी है ना पोरबंदर, बंदरगाह। तो पोर है और बंदर फिर बंदरगाह मैंने पोर्ट। तो बंदर अब्बास नाम का एक पोर्ट है ईरान का। ये बंदर अब्बास नाम का पोर्ट जो है ईरान का एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो ईरान का 80 to 85% इंटरनेशनल ट्रेड जो समुद्र के थ्रू होता है उसे हैंडल करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि साउदर्न रीजन में ये बंदर अब्बास नाम का ही एक पोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ईरान को समुद्र लगता ही कहाँ है, नॉर्थ में कैस्पियन सी लगता है बस, बाकी तो ईरान लैंडलॉक है। साउथ में इंडियन ओशियन लगता है, नॉर्थ में कैस्पियन सी। तो जो इंडियन ओशियन है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ में तो कैस्पियन सी के साथ तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, वहां पर तो ट्रेड इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता। और इंडियन ओशियन के साथ ही जो ट्रेड होता है ये सारा बे ऑफ अरेबियन सी, ये सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है बंदर अब्बास के थ्रू। तो बंदर अब्बास पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा कंजेशन है यहाँ पर, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। फिर इसी को ठीक करने के लिए चबाहार जो पोर्ट है वो भी डेवलप किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे अभी। बंदर अब्बास तक आप पहुंचेंगे इंडिया के बॉम्बे के महाराष्ट्र के न्हावा शेवा पोर्ट से। न्हावा शेवा पोर्ट से आप पहुंचे बंदर अब्बास। बंदर अब्बास पहुंचने के बाद आप यहां से सीधा हाईवे रूट पकड़ेंगे ईरान का, बाय रोड। और बाय रोड पहुंचने के बाद आप यहां पर ईरान में पहुंचेंगे, और ईरान में इस पोर्ट का नाम है बंदर अंजाली। बंदर अंजाली, बंदर ए अंजाली। बंदर अब्बास, बंदर अंजाली, क्लियर। बंदर अंजाली पहुंचने के बाद आप फिर से समुद्र का रुख करेंगे और आप पहुंचेंगे अजरबैजान के बाकू में, अजरबैजान का बाकू, ठीक है। बाकू के बाद आप सीधा सीधा आगे का रुख करेंगे, समुद्र ही सीधा सीधा नेक्स्ट समुद्र रुख करेंगे। और यहाँ पर वोल्गा नदी जो है, वोल्गा नदी के मुंह पर बना हुआ है पोर्ट अस्त्रखान। अस्त्रखान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत आपकी होगी न्हावा शेवा से, वहां से ईरान के साउदर्न पोर्ट बंदर अब्बास, वहां से ईरान का नॉर्दर्न पोर्ट जो कैस्पियन सी में है बंदर अंजाली, वहां से अजरबैजान का सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी बाकू, वहां से बाय ओशियन कैस्पियन सी, आप ओशियन कह रहा हूँ, बाय सी आप पहुंचेंगे अस्त्रखान। और यहाँ से अस्त्रखान से आप बाय रोड पहुंच जाएंगे सीधा सीधा सेंट पीटर्सबर्ग, जो दूसरी पोर्ट सिटी है रशिया की। और सेंट पीटर्सबर्ग से आप सीधा सीधा एंटर हो जाएंगे बाल्टिक सी में, सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज को एक्सेस कर जाएंगे। दूसरा, अगर आप बंदर अब्बास में पहुंच जाते हैं तो बंदर अब्बास में पहुंचने के बाद आप पहुंचेंगे बाकू। बाकू में पहुंचने के बाद आप सीधा सीधा एक्सेस कर जाएंगे तुर्की को, सीधा सीधा एक्सेस कर जाएंगे सीरिया को। तो कहने का मतलब आपने मिडल ईस्ट को भी एक्सेस कर लिया। दूसरा रूट, आप बंदर अब्बास पहुंच गए, बंदर अब्बास पहुंचने के बाद आप बाकू पहुंचे, और बाकू से आप सीधा पहुंच गए कजाकिस्तान का, यहाँ पे एक पोर्ट है अतराया, ठीक है, अतरायू पोर्ट जो है वहां पे उतरे। वहां से आपने सीधा सीधा यहाँ से रोड और रेल लिंक बन रहा है, आपने कजाकिस्तान को एंटर किया, किर्गिस्तान को और तजिकिस्तान को। मतलब आप इस रूट के थ्रू सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर रहे हैं, वेस्ट एशिया को एक्सेस कर रहे हैं, पूरे के पूरे रशिया को एक्सेस कर रहे हैं, बाल्टिक सी नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर, ये है रूट। तो आज की डेट में जो ये रूट है उसके उलट ये रूट है, ठीक है, आई बात समझ में। और ये ट्रेडिशनल रूट है, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। क्लियर है। कहां से शुरू होता है ये? भारत के अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करता है, आगे ये रेड कैस्पियन सी से होते हुए बाल्टिक सी तक पहुंचता है। इन बिटवीन ये किन किन कंट्रीज को क्रॉस करता है, किन किन पोर्ट्स को क्रॉस करता है, ये भी आप देख चुके हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट। इसकी खासियतें क्या हैं, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है ये प्रोजेक्ट अभी अभी शुरू हुआ है। सन 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में मीटिंग हुई थी, उस टाइम ये डिसाइड किया गया था। नेचुरल सी बात है, प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
और ये सब किन की देन है? अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम पर ये डिसाइड किया गया कि हमें एक ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है बहुत पुराना सदियों से, इसे फिर से जिंदा करना चाहिए। और इस चीज को लेकर के प्रोसेस आगे बढ़ा। सन 2002 में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर हस्ताक्षर कर दिए गए 3 कंट्रियों के द्वारा, ईरान, रशिया और इंडिया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर सैंक्शंस लगा दिए गए अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर, उसकी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की वजह से, और ये सारी चीजें रुक गई। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2015 में ईरान से सैंक्शंस उठा लिए गए, और जैसे ही सैंक्शन उठाए गए, इंडिया ने बहुत ही तेजी से प्रयास किए और दोबारा ईरान के साथ बातचीत शुरू करी। और 2015 तक सत्ता में कौन आ चुके थे? नरेंद्र मोदी। 14 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान संभाल ली थी। तो उसके बाद बहुत जबरदस्त तरीके से ईरान के साथ फिर से पहल की गई। अचानक से ये चीज खबरों में क्यों आई है? क्योंकि अभी अभी गर्मियों के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में एक ड्राई रन किया गया। ड्राई रन माने कि कंटेनर दौड़ा करके देखे गए कि टाइम कितना लगता है इस रूट के थ्रू। वो जो ड्राई रन एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें ये पता लगा कि आज दिन तक जो हम एक ट्रेडिशनल रूट फॉलो करते हैं, इसके तहत जो हमें यूरोपियन मार्केट में पहुंचना होता है, इसमें 45 से 60 डेज लगते हैं। और ये जो नया रूट है, इसके तहत अगर हम सेम लोकेशन पे पहुंचना चाहते हैं, हमें 25 से 30 डेज लगते हैं। मतलब डिस्टेंस आधा, समय भी आधा। तो डिस्टेंस भी हाफ है और समय भी ऑलमोस्ट हाफ है। अगर हम बात करें ये रेड सी वाले क्या कहते हैं, स्विस कनाल वाले रूट की, ये लगभग 8500 नॉटिकल माइल्स का रूट है। और अगर हम बात करते हैं ये गल्फ ऑफ पर्शिया वाले, कैस्पियन सी वाले रूट की, ये लगभग 4500 नॉटिकल माइल्स का रूट है। तो मुद्दे की बात यहाँ पर यह आ जाती है, लगभग आधा हो जाता है। यानी कि जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स को सप्लाई करने की, वो 30% तक रिड्यूस हो गई, और जो समय है, जो डिस्टेंस है, वो 40% तक रिड्यूस हो गया। तो इसका बहुत ही क्रांतिकारी असर पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर भी। इसमें 2 हब हैं जिन्हें कनेक्ट करना है, और बीच में आती हैं सेंट्रल सिटीज। सबसे नॉर्दर्न हब इस रूट पे है मॉस्को, और सबसे साउदर्न हब इस रूट पे है मुंबई। तो मुंबई को मॉस्को से कनेक्ट करना है, 2 हब हैं। और बीच में जो सिटीज आ जाएंगी वो इम्पोर्टेंट है, बंदरे अब्बास, बंदरे अंजारी और बाकू, अस्त्राखान। ये 4 शहर हैं जिनका विकास प्रॉपर होगा, और 2 हब हैं जिनको आपस में जोड़ना है। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मुद्दे की बात अब यहाँ पर ये है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर एक अग्रीमेंट किया गया था बहुत समय पहले, ठीक है। वो अग्रीमेंट का पर्पस क्या था? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन रूटियर्स नाम का एक अग्रीमेंट था, ITR, या उसे ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटियर भी कहते हैं, TIR। लिखने में कैसे आता है, देखिए, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनॉक्स रूटियर्स, ठीक है। यानी कि इसको अगर भारतीय अंग्रेजी भाषा में कहें तो इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अग्रीमेंट, ठीक है। ये अग्रीमेंट क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि भारत ने इसको 2017 में साइन किया है। इंडिया अभी तक की वो लास्ट कंट्री है जिसने इस अग्रीमेंट को साइन किया है। इसके पहले 2016 में चाइना ने इसको साइन किया था, 2015 में पाकिस्तान ने इसको साइन किया था। लगभग 1972 में शुरू हुआ ये प्रोसेस है, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ये जो TIR यानी कि ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटियर्स नाम का एक प्रोजेक्ट है, ये हैंडल हो रहा है यूनिसेफ के अंदर, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर यूरोपियन यूनियन। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर यूरोपियन यूनियन, यूनिसेफ के तहत ये सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। यूनिसेफ नहीं, यूनिसेफ, उसकी अंदर ये प्रोजेक्ट हैंडल हो रहा है। प्रोजेक्ट क्या कहता है? लगभग इसके अंदर 70 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 70 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, मतलब इसके टोटल 71 मेंबर हैं, जिसका लास्ट कंट्री मेंबर बना इंडिया। इसके तहत क्या होता है, देखो,
आपने इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट अगर कर लिया है तो इसमें होगा ये कि जितनी भी कंट्रीज के बीच में से वो जो कार्गो है जब वो क्रॉस होगा, अगर उस कार्गो के ऊपर TIR की स्टैंप लगी है तो किसी भी कंट्री की जो कस्टम मशीनरी है उस ट्रांसपोर्ट को चेक नहीं करेगी। अगर उस कार्गो के ऊपर TIR की स्टैंप लग गई है तो किसी भी कंट्री की जो कस्टम मशीनरी है उसको वहां पर उसे चेक कराने की नीड नहीं है। मतलब ये TIR वेरीफाइड कार्गो है और इसको री वेरिफिकेशन की कोई नीड नहीं है। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का समय है वो लगभग 30 से 40% रिड्यूस होता है। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है कंट्रीज के बीच में वो खत्म हो जाता है। बिकॉज ईरान एक ऐसी कंट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। जैसे गोल्डन क्रिसेंट नाम का एक कंसेप्ट है। अगर इंडिया को आप देखें तो इंडिया के राइट में थाईलैंड और म्यांमार जैसी कंट्री में बनता है गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ पर अफीम और ये सारी खेती बहुत जबरदस्त होती है। इसी तरह से इंडिया के वेस्ट में देखें तो ईरान, अफगानिस्तान, ये कंट्रीज मिलकर के बनाती हैं गोल्डन क्रिसेंट। एक इस तरह का ट्रेंड बनता है। क्रिसेंट आधे चंद्रमा को कहते हैं। अब इस एरिया से जब भी कोई भी ट्रांसपोर्ट गुजरेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर उनको चेकिंग और वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना पड़ता है कि रास्ते में कहीं अफीम वगैरह तो नहीं डाली गई। ऐसे में इस ट्रेड रूट को उतना प्रेफर किया ही नहीं जाता है, क्योंकि चेकिंग के दौर में फंस के ही जो कार्गो हैंडलर्स हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो उसकी वजह से इस ट्रेड रूट को उतना फ्रूटफुली डेवलप नहीं किया गया अभी तक। तो इस दिशा में प्रयास किए गए हैं कि TIR साइन किया जाए, जिसकी वजह से जो ट्रेड रूट है फिर से फ्लरिश हो जाए और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी कार्गो हैंडलर्स के बीच में वो फिर जबरदस्त होगी। तो कोई नुकसान नहीं देखना पड़ेगा किसी को। ये कंसेप्ट क्लियर? ये एक कस्टम रिलेटेड कानून है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटियर। ये एक इंटरनेशनल कस्टम रिलेटेड कानून है जिसका भारत भी मेंबर है। यूनिसेफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन इसे हैंडल करती है और ये उन मेंबर कंट्रीज के बीच में वो कानून है जिसके तहत आप फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होने देंगे, जिसको कस्टमरी बैरियर्स रोकेंगे नहीं अगर उस पर स्टैंप लगी होती है। इसके क्या क्या लाभ हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? अब कंसेप्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या क्या हो रहा है आज की डेट में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही तेजी से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में रोड और रेलवे नेटवर्क बन रहा है इस समय। बहुत ही फास्ट प्रोसेस पर उन्होंने फास्ट पेस पर प्रोसेस स्टार्ट करा हुआ है। किसके तहत? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तहत। इसके मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ध्यान से याद करिएगा, हो जाएगा। कैसे होता है मेंबर कंट्रीज याद इसका देखते हैं। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तरीके से हो जाएगा। देखिए, इंडिया मेंबर है, ईरान मेंबर है। लिखिए फिर मैं पूछूंगा, कोई लिख लीजिए, एक बंदा लिखो। इंडिया मेंबर है, ईरान मेंबर है, ऊपर अजरबैजान मेंबर है, आर्मेनिया मेंबर है, तुर्की इसका मेंबर है, क्योंकि तुर्की तक भी रोड जा रहा है ना, सीरिया तक भी रोड जा रहा है, सीरिया मेंबर है। ठीक है, तो ये मेंबर हो गए। उसके बाद ऊपर चलते हैं, रशिया मेंबर है। उसके बाद कंट्री आती है बेलारूस, इसका मेंबर है। उसके बाद एक कंट्री है बुल्गारिया, ऑब्जर्वर मेंबर है, मेंबर नहीं है ऑब्जर्वर है। बुल्गारिया इज ऑब्जर्वर, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, कजाकिस्तान इसकी मेंबर है। किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। लेकिन उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसकी मेंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत तेजी से तुर्कमेनिस्तान जो है वो सड़कों का जाल बिछा रही है कि आने वाले समय में कभी भी वो जुड़ जाएगी। बहुत तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ओमान इसका मेंबर है, क्योंकि बंदर है अब्बास जो है और ये जो रीजन जो है इसमें ओमान का स्टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओमान मेंबर है। कौन कौन सी कंट्री लिखी है आपने, दिखा दीजिएगा, बताइए मुझे। कितनी कंट्रीज हो रही है? 13। परफेक्ट, 13 कंट्री हुई ना, परफेक्ट। ठीक है, इतनी कंट्री है। अब रट्टा तो नहीं मानना पड़ेगा, कंट्रीज भी बता दी आपको, मैप से समझा दी आपको, तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। तो ये कंट्रीज हैं। अब ना बहुत सारे इनके बीच में रेल रोड लिंक होंगे, उनके नाम आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। इतने रेल रोड लिंक कौन याद करता रहेगा। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत भी बहुत सारे रेल रोड लिंक है, वो भी आपको याद यूज करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो अब कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि इसके लाभ क्या क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं। देखिए बहुत बड़े पैमाने पर जो इंडिया है उसके टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डिमांड रहती है यूरोपियन कंट्रीज में, खासकर नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में। तो टेक्सटाइल को कॉस्ट इफेक्टिव वे में पहुंचाना वहां पर इंडिया के लिए अब सफल हो जाएगा, क्योंकि जब आपका 30 दिन का सफर कम हो जाएगा, 30% जो है कॉस्ट कम हो जाएगी, 40% डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो नेचुरली कॉस्ट पे असर कितना पड़ता है। तो इससे कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी इंडिया को और एफिशिएंसी बढ़ेगी भारत के यूरोपियन मार्केट में। बहुत बड़े पैमाने पर जो नए लेबोरेटरी रूल्स चले हैं उसके अकॉर्डिंग भारत का जो अल्फोंसो मैंगो है वो हर तरह की क्वालिटी टेस्ट क्रॉस करके आज की डेट में यूरोप में काफ़ी फेमस है। और यूरोप में चूँकि आप समझते हैं आम होते नहीं हैं, तो इंडिया एक कंट्री है जिसको आम सप्लाई करना है। तो अल्फोंसो मैंगो जो कि बॉम्बे महाराष्ट्र की खास फसल है, ये बहुत तेज़ी से उन बाज़ारों में पेनिट्रेट कर पा रहा है और कर पाएगा इस एग्रीमेंट की वजह से। तीसरा, आपको पता था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना सेंट्रल एशिया की मार्केट को एक्वायर करना चाहता है। सेंट्रल एशिया वो मुल्क हैं जो अभी तक उतना डेवलप नहीं है, एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत हैं उनके पास, लेकिन अभी ग्रोथ उतनी नहीं है। तो इस वजह से अब तक उन्होंने बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट डेवलप नहीं करी है। तो चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है कि आने वाले समय में उनकी कंज्यूमर मार्केट का फ़ायदा खुद उठाए। तो ऐसे में सेंट्रल एशिया तक भारत को एक एज मिलेगा अपना सामान बिना चाइना की इंटरवेंशन के सस्ता पहुंचाने की। मतलब चाइना को वहां पर भारत बैलेंस करेगा और अपनी साख बनाएगा और एक मार्केट अपने नियर बाय एरिया में डेवलप करेगा। भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अरेबियन सी में अपना दबदबा बढ़ाना, क्योंकि अरेबियन सी वो सी है जहाँ से भारत के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फ्यूल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ऐसे में भारत के द्वारा ईरान के साथ मिलकर के चबाहार पोर्ट जो डेवलप किया जा रहा है, जो कि इस बंदर अब्बास से थोड़ी ही दूरी पर है। तो बंदर अब्बास के पास उसे डेवलप करने के कारण क्या है, बंदर अब्बास जो है बहुत ही नैरो स्ट्रेट पे आता है, बहुत ही पतली पानी की धारा है, तो 1 लाख टन तक के कार्गो हैंडल नहीं कर सकता है। लेकिन जो चबाहार पोर्ट है ये बहुत ही डीप सी पोर्ट बनाया जा रहा है, ये 1 लाख टन तक के कार्गो हैंडल करेगा और आने वाले समय में इसको भी इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा। ऑलरेडी इस चबाहार पोर्ट की शुरुआत जो कि 2007 में की गई है, 2017 में पहली बार इसकी इनॉग्रेशन हुई जब भारत ने पहली बार फूड ग्रेन्स का शिप भेजा है, तो इसका उद्घाटन हो चुका है। ऑलरेडी ये जो चबाहार पोर्ट है, इस पोर्ट को ये इलाका अगर आप ध्यान से देखें, दिस एरिया जाहेदान इलाके से होते हुए हम अफगानिस्तान में एंटर करते हैं यहाँ पर। तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में फूड ऑलरेडी हमें ईरान के थ्रू मिल जाता है, जो कि यहाँ से होकर के गुजरता है। कहाँ से? चबाहार पोर्ट। क्योंकि ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट की जा चुकी हैं, तो ये नेचुरली एक कॉन्सिक्वेंस बनता है कि ईरान को अब नए व्यापारिक संबंध स्थापित करने हैं, नए ट्रेंड फाइंड आउट करने हैं, जिसमें इंडिया एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि इंडिया के ईरान के साथ रिलेशन हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। तो इस वजह से भी इंडिया को एक अच्छा मार्केट एक्सेस मिल सकता है ईरान के इलाके में। मुद्दे की बात अब यहाँ पर यह आती है कि अगर इंडिया एक तरफ अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करता है और लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत वाराणसी से अगर वो वियतनाम तक पहुँचने का प्रयास करता है, तो लुक ईस्ट नेशंस का भी एक प्रेशर इंडिया पे क्रिएट होता है कि इंडिया चूंकि सेंटर में है और इंडिया अगर लिंक वेस्ट पॉलिसी में कामयाब हो जाता है, इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी में खुद को इस वे में बेचेगा जा करके कि आई एम एट द सेंटर ऑफ द रोड लिंक। इफ यू वांट टू एंजॉय दैट रोड लिंक, आपको मेरे थ्रू क्रॉस होकर के जाना है, तो जल्दी जल्दी सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और मजे लो। सीधे पश्चिमी बाजारों तक आपको घुसाऊंगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और अगर ऐसा होता है तो ये दावे की बात है कि चाइना और किसी में इतना दम नहीं कि इतना शॉर्टकट रूट दे दे जो इंडिया दे देगा, क्योंकि ना पैसिफिक ओशियन के थ्रू जा सकते हैं और ना इधर से जा सकते हैं। वो केवल इंडिया ही इंडिया है सेंटर में। अगर वो बन जाती है बात नॉर्थ ईस्ट स्टेटों वाली, तो सीधे सीधी गेम वहां से चलेगी और सीधा वो वेस्टर्न मार्केट में, और जो कि चाहिए भी साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस को, ये चाहिए भी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक बिंदु ये लिंक वेस्ट पॉलिसी है, जिससे इंडिया पाइवोटल रोल में आ जाएगा। और जैसे पहले कुषाण पीरियड में चाहे वो सिल्क रोड थी, चाहे वो समुद्री व्यापार का केंद्र था, तो मौसमी पवनों का एहसास दिला के मौसम प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया ने बताया कि आई एम एट द फल्क्रम ऑफ द सेंटर,
एंड नाउ अब वो बता रहा है कि आई एम एट द फ्रंट, मैं इस जम्बू द्वीप का बीज हूँ, सेंटर हूँ, ठीक है। तो दैट इज आई एम एट द सेंटर। तो मुद्दे की बात यह है, इसका लुक ईस्ट पॉलिसी को बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया लेवरेज करेगा खुद को। कंसेप्ट ये है कि फायदे देखे जाएं तो सारी तरफ फायदे ही हैं। रूट कम हो गया, लिंक कम हो गया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ से बहुत ही रिस्की रहता है। सोमालियन पायरेट्स जो है, अभी थोड़े समय पहले एक शिप उन्होंने पकड़ लिया था भारत का, फिर बंदी बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया। तो यहाँ से सामान लेकर के जाना, पायरेसी का डर रहता है, तो सिक्योरिटी का एक इशू है, तो सिक्योरिटी का इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर जो स्विस कनाल है, ये खुद अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव जोन है। आए दिन ये जो गाजा पट्टी है, जो इजराइल और पैलेस्तीनियों के बीच में प्रॉब्लम चलती है, उसकी वजह से ये गाजा स्ट्रिप की वजह से जो स्विस कनाल है, इसको चोक करने का डर रहता है। तो ये डर है, सिक्योरिटी का इशू है बहुत बड़े पैमाने पर, ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। फिर यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा माइग्रेशन के रूल स्ट्रिक्ट करने की वजह से, मेडिटेरेनियन सी से आने वाले कार्गोज की इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होना, उस वजह से बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर टाइम वेस्ट होना, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब मेडिटेरेनियन सी में चाइना अपना दबदबा बढ़ा रहा है और वहाँ पर 2-3 पोर्ट उसने खरीद भी लिए, जिसमें से ग्रीस का पायरस पोर्ट आपको पता है, ऐसे में इंडिया को उसका भी एक अल्टरनेटिव ढूंढना होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पर बाल्टिक सी में अभी चाइना की धार नहीं पहुंची। तो बाल्टिक सी तक भारत पहुंचना चाहता है, क्यों? क्योंकि नॉर्थ सी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रिच एरिया है। नॉर्थ सी में बहुत ही बड़े पैमाने पर मिनरल ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, पहला। तो आप सीधा सीधा नॉर्थ सी तक पहुंचेंगे यहाँ से। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स रिच एरिया है, और अजरबैजान की राजधानी बाकू एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रिच एरिया है, जहाँ से क्रूड ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास बहुत बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रशिया के पास बहुत बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और डिफेंस इक्विपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कंसेप्ट ये है कि अगर इंडिया के एंड पर बेनिफिट देखेंगे तो ड्यूअल एंड बेनिफिट आपको नजर आएंगे। जैसे अभी तक अनएक्सप्लोर्ड मार्केट को एक्सप्लोर कर पाएंगे सस्ते रस्तों के द्वारा, छोटे रस्तों के द्वारा, जिसमें सेंट्रल एशिया आ जाता है। अभी तक जो आपका मेन फोटे रहा है, जो इन बाजारों में आपके सामान की धाक रही, जहां पर आज आपका सामान लड़ नहीं पा रहा, जूझ नहीं पा रहा चाइना के आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटेरियल के सामने, वहां पर आप अपने सामान को कॉस्ट इफेक्टिव बना करके लड़वा सकते हैं और फाइट करा सकते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप जैसा इलाका। अभी तक बहुत से ऐसे वेस्ट एशियन कंट्रीज जहां से आपको बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस तरह की चीजें जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में फॉल करते हैं, जो बहुत ही महंगे दामों पर भारत पहुंचते हैं, वो सस्ता पहुंच जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट रूट बहुत ही हाफ हो जाएगा, जैसे कि तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, और ये सारी कंट्रीज हो गई। बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया के द्वारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं, जिसके लिए बहुत हाई लेवल पर रेफ्रिजरेटर फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, जिन्हें फ्रीजेस भी कहा जाता है, जिसकी वजह से सामान बहुत ही कॉस्टली हो जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते। उसकी जरूरत भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस और ट्रैवलिंग टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। इस वजह से आप अपने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे वेजिटेबल्स और बाकी चीजें भी बहुत आराम से वहां पर पहुंचा सकते हैं। तो आउटपुट के मामले में, सप्लाई भेजने के मामले में, दूसरा एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट है इशू इंडिया के लिए। तो एनर्जी क्राइसिस को सेटल करने के लिए एनर्जी रिसोर्स रिच एरियाज को भी आप अभी पेनिट्रेट कर पाएंगे, तो एनर्जी भी आपकी कंट्री में आ जाएगी बहुत ईजिली। बहुत बड़े पैमाने पर इन एरियाज में पाइपलाइंस भी बिछाई जा रही है, जिसके तहत कार्गो फिलिंग स्टेशन होंगे, जहां पर आप फ्यूल, एलपीजी, नेचुरल गैस वगैरह फिल करके तुरंत इंडिया ले आएंगे। तो इससे बहुत हाई लेवल पर इंडिया में इनपुट भी आएगा, आउटपुट भी जाएगा, इनपुट भी आएगा, जैसा चाहिए। और स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में, जो चाइना का रोड इनिशिएटिव है, उसको बहुत बड़े पैमाने पर ये जो बेल्ट इनिशिएटिव है, उसको बहुत बड़े पैमाने पर ये काउंटर करने का दम रखता है। अगर एक तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो एक तरफ ये रशिया ईरान इंडिया कॉरिडोर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसके ऑपोजिट, बिल्कुल। ठीक है, तो इस बात को ख्याल में रख करके इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया है। सबसे बड़ा इसका एस्पेक्ट है भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत इंडिया को रशिया जैसे कंट्रियों की बहुत बड़े पैमाने पर नीड थी, बिकॉज रशिया जो थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है पाकिस्तान की तरफ। रशिया के द्वारा जेट इंजन्स बेचे गए पाकिस्तान को, भारत ने इसकी खिलाफत करी। इसके बावजूद भी आज रशिया के साथ भारत की साझेदारी बन रही है। हालांकि अभी थोड़े समय पहले पाकिस्तान और रशिया के द्वारा एक साझा सैन्य अभ्यास भी किया गया था, दुरुज़बा आर्मी प्रैक्टिस की गई थी,
तो इसके बाद भारत के साथ अब जो रशिया है उसका एक एग्रीमेंट हुआ है, द्रुजबा दोस्ती एग्रीमेंट, द्रुजबा दोस्ती समझौता। उसके तहत ये डिसाइड किया गया है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत रशिया बहुत बड़े पैमाने पर भारत में इन्वेस्ट करेगा, खासकर डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि बहुत हाई लेवल पर इंडिया आज दिन तक अपने डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से मंगवाता रहा है। आज भी रशिया ही उन्हें देगा, लेकिन फर्क ये होगा कि वो भारत में आकर के पैदा करेगा, भारत में आकर के बनाएगा, जिसके तहत बहुत बड़ी डील टाई हुई है। जैसे कैमोव 236 फाइटर प्लेन्स हैं, कैमोव 236 के तहत रशिया के साथ डील इंक की गई, तो ये नाम आपको याद रखना है, कैमोव 236, ठीक है। ये सब करा दिया जाएगा आपको, डोंट वरी। हेलो फ्रेंड्स। और मैं कौन सा धवन तो पता नहीं, ये प्रशांत धवन, और ये मेरा बच्चा, ये आज आपको ये वाला टॉपिक कराएगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। तो इसमें चूंकि मुंबई को एक हब, साउदर्न हब माना गया है, नॉर्थन हब माना गया है मॉस्को को, तो इसके तहत बहुत हाई लेवल पे भारत में इन्वेस्टमेंट आने का स्कोप है और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी सफलता मिलने का स्कोप है। ये सब बातें तो हैं, लेकिन चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस रूट पर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कार्गो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग होती नहीं थी इतनी। ये दूसरा बात। दूसरा, कंटेनराइजेशन नहीं है, कंटेनर नहीं होंगे, सामान किधर से लेके आओगे, लेके जाओगे, तो कंटेनर ट्रैफिक इस रूट पे है नहीं। दूसरा, तो ये करना पड़ेगा। तीसरा, फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स कर लिए गए हैं, ड्राई रन अभी चल रहे हैं, ट्रक भेजे जा रहे हैं, ट्रक मंगाए जा रहे हैं, सब कुछ देखा जा रहा है, लेकिन बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रोड और रेलवे नेटवर्क अभी बनना बाकी है। पूरा का पूरा ईरान देखिए, नक्शे पे तो मैंने 1 मिनट में पार कर दिया, लेकिन जब ये पार करना पड़ेगा ना, पूरा रास्ते में ऐसे ऐसे डेजर्ट्स आते हैं, उनमें ऐसे ऐसे पलाया आते हैं कि वहाँ पे पानी सूख के नमक रह जाता है, आदमी खत्म हो जाता है। तो इन डेजर्ट्स को क्रॉस करना है पूरा, और फिर पहुंचना है कैस्पियन तक, वहां से फिर बाकू से फिर अस्त्राखान, वहां से फिर मतलब लुक एट द डिफरेंट क्लाइमेट ओवर द लैंड। मतलब 25 दिनों में आप +50 डिग्री से -50 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, 25 से 30 डिग्री में। तो इतनी डाइवर्सिफाइड रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, इसको बनाना है, अभी बना रहे हैं, लगे हुए हैं। ये मत सोचना कि कल आपको भी टिकट कटा के अस्त्राखान जाना है, अस्त्राखान जाना है, ठीक है। सीधा बंदरे अंजाली पहुंचाओ, मैंने बंदरे अब्बास का देखें फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंदरे अब्बास, उतो के फिर बंदरे अंजाली, सुभाष चंद्र बोस मरना में वाया रशिया होते पहुंचना। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आज की डेट में इंडिया जो है बहुत बड़े पैमाने पर उसके जो क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं उस लेवल पर अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में हर्डल्स हैं। दूसरी बात, इंडिया में अभी नेशनल लेवल पर इस तरह का मैकेनिज्म उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसके तहत ये एग्रीमेंट जो इस लेवल की, इस कैपेसिटी के होते हैं, उन्हें प्रॉपर रेटिफाई करके इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो अभी हमारे कंट्री लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्ट्रक्शंस काफ़ी हैं, उसको पहले फाइनल देखा जाएगा, सुलझाया जाएगा, और फिर इन प्रोजेक्ट्स को सही मायने में हकीकत में कन्वर्ट करने को लेकर के जो भी गवर्नमेंट मशीनरीज की नीड है उनकी फॉरम बनाई जाएगी और उसके तहत सारा काम किया जाएगा। तो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज की, कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज की अभी बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। चौथी बात, जो भी इसमें मेंबर कंट्रीज हैं उनमें काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटी रहती है मेंबर कंट्रीज में, क्योंकि ईरान का बिहेवियर ही बहुत बड़ा अनसर्टेन है। कभी भी कुछ भी यूरेनियम बनाने लग जाता है, कभी भी अमेरिकन की सैंक्शन लग जाती है, कभी भी नहीं। अभी आज की डेट में जो ईरान से सैंक्शन उठी है वो P5+1 समझौता है। P5 वर्ड हमेशा यूज होगा, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट कंट्रियां हैं उनके लिए P5 वर्ड यूज होता है, 5 पावर। P5 मैंने बड़ा आसान रहता है, 2 एशिया 2 यूरोप। P5 याद करना बड़ा आसान है, 2 एशिया 2 यूरोप 1 अमेरिकी, 2 एशिया 2 यूरोप 1 अमेरिकी। 2 एशिया मैंने रशिया चाइना, 2 यूरोप मैंने ब्रिटेन फ्रांस, 1 अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर हैं। अच्छा, आपके मन में कोई भी संदेह हो तो पूछ लीजिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई बहुत ज्यादा तो इसमें है नहीं है ना। जितने सस्ते हैं कि हर लेखक की, हर कला की, हर पन्ने पर हर तीसरी चौथी लाइन पे बिकता है, पहले ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आज हर बात को हम क्रांतिकारी ही कहते हैं, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है।